ट्रू आईएएस। कंटिन्यू करते हैं अपनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की इस डिस्कशन को। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे दोस्तों क्रॉप्स फॉर यूरोप। क्रॉप्स फॉर यूरोप का मतलब यहाँ से आप टाइटल को देखकर कंफ्यूज मत हो जाना कि इंडिया के अंदर आप कहीं ये सोचने लगो कि इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स जो थे वो ऐसे क्रॉप्स की कल्टीवेशन करवाते थे और ये क्रॉप्स अनाज बनकर यूरोप जाते थे, यानी कि यूके, ग्रेट ब्रिटेन, कुछ भी कह लो, वहां जाते थे। इसका मतलब ये नहीं है क्रॉप्स तो इन्होंने इंडिया के अंदर कल्टीवेशन करवाए, लेकिन वो क्रॉप्स नहीं जाते थे। जो भी उन क्रॉप्स की फॉर्म में जो रॉ मटेरियल्स होते थे उसको ये यूज करते थे किसी ना किसी चीज के लिए, उन फैक्ट्रीज या फिर उन इंडस्ट्रीज के अंदर विच वर लोकेटेड इन ब्रिटेन। ठीक है, और उनमें से एक चीज जो फेमस हुई काफी ज्यादा, दैट वॉज कल्टीवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिको। समझते हैं पूरे टॉपिक को आराम से, बिल्कुल बेसिक लेवल से। देखो दोस्तों, ब्रिटिशर्स को एक चीज ये लगती थी, अगर आपको पता हो, ब्रिटिशर्स को एक चीज रियलाइज हो गई थी कि हमने पूरे भारत के अलग अलग जमीनों का जायजा लिया, उनको मेजर करा, वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करने के बारे में सोचा, चाहे भले ही हमने हिंदुस्तानियों के प्राण निकाल दिए, उनको टॉर्चर करा, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट का रेवेन्यू, जो कि जमीनें खाली पड़ी हुई थी, हमने इतना सक्षम, इतना केपेबल अपने आप को बनाया कि हम जमीन को देखकर बता सकते हैं कि यहां से क्या एक्टिविटी होकर कितना रेवेन्यू निकलेगा। अब इनको ये लगा जो ये रूरल एरियाज जो हैं, जहां पर विलेजेस वगैरह जो मिलते हैं, वहां पर कुछ ना कुछ जो खेती बाड़ी वाली जो जमीन है अवेलेबल, तो इनको ये लगा यहां से हमें सिर्फ रेवेन्यू की प्राप्ति नहीं, बल्कि हम ऐसे साइमल्टेनियसली क्रॉप्स भी तो उगवा सकते हैं जमीन पर। ये जो जमीन का टुकड़ा है, हम इसमें कुछ ना कुछ खेती बाड़ी करके क्रॉप्स भी तो उगवा सकते हैं। और ये क्रॉप्स इन्होंने सोचा कि देखो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हरियाली ही हरियाली है। कहने का मतलब ये है कि फूड क्रॉप्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन खाना पीना तो हमारे ब्रिटेन के अंदर भी हमें मिल जाता है। हम कुछ ऐसे क्रॉप्स की खेती करवाते हैं जिसको बेचकर इंसान खाए ना, लेकिन वो रॉ मटेरियल जब मार्केट्स के अंदर, चाहे वो इंडियन मार्केट्स हो, चाहे वो यूरोपियन मार्केट्स हो, चाहे वो दूसरी कंट्रीज की मार्केट हो, हम हिंदुस्तान में ऐसी खेती बाड़ी को प्रमोट करवाएंगे, ऐसे क्रॉप्स की खेती बाड़ी को प्रमोट करवाएंगे, जब वहां से अनाज आएगा रॉ मटेरियल की फॉर्म में, तो वो रॉ मटेरियल किसी अन्य प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम बेचेंगे विभिन्न विभिन्न कंट्रीज को, एज वेल एज वेरियस लोगों को, इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्री ओनर्स को, जो कि ब्रिटेन के अंदर लोकेटेड है। और अब इनका जो मतलब मकसद था, दैट चेंज फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। ठीक है, तो हुआ क्या, बाय द लेट 18th सेंचुरी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, अपनी पूरी मुशक्कत, अपनी पूरी कोशिश में लगी हुई थी कि कैसे वो दो चीजें उनकी निगाह में आई थी, उनकी नजरों में आई थी कि अगर इसकी खेती बाड़ी करवाई जाए तो हमें रेवेन्यू काफी हद तक बहुत ज्यादा प्राप्त हो सकेगा, एक बारी पर शुरू हो जाए इसकी खेती। तो उन्होंने ओपियम और इंडिगो की खेती स्टार्ट करवाई। ओपियम क्या होता है? ओपियम क्या होता है? चरस, है ना, नशा नशा करने के लिए। और इंडिगो से क्या बनता है? कपड़ों में यूज करने वाली डाई। और ये कौन सी कलर की होती है जनरली ये डाई? ठीक है, ब्लू कह लो या वॉलेट कह लो। ठीक है, तो ये चीज समझ गए। अब करा कैसे इन्होंने, वाला मकसद देखते हैं। ठीक है, और इनका पूरा ये जो दो कैश क्रॉप्स हैं, ये उगवाने के पीछे इनका मकसद क्या था। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, जो कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डेफिनेशन दे चुका हूं,
ये फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स में फर्क क्या होता है ज्योग्राफिकली अगर हम लोग बात करें? वैसे हम ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे इसको डिटेल में, लेकिन अभी तक हमें अपने फाउंडेशन कोर्स के अंदर कहीं ये वर्ड देखने को अभी तक मिले नहीं है। तो बताओ जरा, मैं वैसे प्रीवियस तो बता चुका हूँ आपको लेक्चर्स के अंदर, लेकिन है क्या जनरली, अगर आप रिकॉल कर सको, व्हाट आर फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स? फूड क्रॉप्स किस लिए यूज होते हैं जल्दी बताओ। हम्म, किसी को नहीं पता फूड क्रॉप्स किस लिए यूज होते हैं? खाने के लिए कुछ ना कुछ, मतलब वो क्या कहते हैं, फूड पर्पस के लिए सिंपली। और कैश क्रॉप फिर क्या होता है? जिसको इंसान ऐसा कह लें सुगंधा के डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सके, है ना, डायरेक्टली कंज्यूम ना कर सके। और ये जनरली इस पर्पस के लिए उगाए जाते हैं, या तो ये घुमा फिरा के जब ये किसी प्रोडक्ट के अंदर यूज होंगे तब हम इनको कंज्यूम कर लें, है ना, या फिर ये मार्केट में जनरली बेचने के लिए यूज होते हैं किसी ना किसी, मतलब ये काइंड ऑफ रॉ मटेरियल की फॉर्म में हमें मिलते हैं जिसको ह्यूमन कंजम्पशन के लिए डायरेक्टली फिट नहीं माना जा सकता, लेकिन किसी अन्य प्रोडक्ट के अंदर अगर यूज हो गया, अगर फिनिश प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गए तब हम इनको यूज कर सकते हैं। जैसे गन्ने की खेती जनरली लोग गन्ना चूसने के लिए थोड़ी ना करते हैं, शुगर के लिए यूज होता है ना। अब शुगर को तो हम कंज्यूम कर लेते हैं, चाय कॉफी शरबत इसमें उसमें, है ना। कॉफी की बात कर लो, आप टी की बात कर लो, कॉटन की बात कर लो, ऐसे ये डाई है, ठीक है, ये जो इंडिगो है जिससे डाई बनेगी। और डाई किस में यूज होती है? व्हाट इज दिस डाई? डाई किस में यूज होती है? कलर करने के लिए कपड़ों पे आपने देखा होगा ना, वो चुन्नी वगैरह वो गरम गरम, हाँ, उजाला नील ऐसा ही है, ठीक है। और ओपियम से ये लोग क्या करेंगे, क्या लग रहा है आपको, मकसद क्या होगा इनका ओपियम को उगाने का, उगवाने का? हाँ, बेसिकली क्या है कि उस जमाने के अंदर चाहे आप आपने वो देखा है, एक अंग्रेज जो थे, एक पाइप वाली स्मोकिंग होती है ऐसे करके, ये ये पाइप वाली जो स्मोकिंग होती है, इसमें टोबैको यूज होता है ना। और नशा करवाने के लिए बेसिकली, या फिर टोबैको कंजम्पशन वगैरह इनके लिए, हालांकि टोबैको खेती अलग होती है, लेकिन ओपियम के बहुत सारे इनके मकसद हो सकते हैं जो कि हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। लेकिन बेसिकली एक नशा पदार्थ है ना, हम कुल मिलाकर 100 बातों की एक बात करें अगर, तो नशा करने की चीज है ना। सुगंधा, ओपियम को क्या मतलब मछली के साथ खाओगे, है ना। तो इन द सेंचुरी एंड हाफ, लगभग 1.5 सेंचुरी के अंदर अंदर हुआ क्या, ब्रिटिशर्स ने वेरियस कल्टीवेटर्स को या तो प्यार मोहब्बत से समझाया या उनको फोर्स करा हिंदुस्तान के विभिन्न एरियाज के अंदर, विभिन्न रीजन्स के अंदर, कि वो कुछ कुछ क्रॉप्स प्रोड्यूस करें। बंगाल के अंदर जो इनकी निगाह थी वो ये थी जूट कल्टीवेशन के ऊपर। असम के अंदर दे फोर्स फॉर द टी कल्टीवेशन। यूनाइटेड प्रोविंसेस जो कि आज के टाइम में यूपी है, वहां पर गन्ने की खेती। पंजाब के अंदर चावल की खेती। महाराष्ट्र के अंदर कॉटन की खेती, और पंजाब के अंदर भी, और मद्रास के अंदर चावल की खेती। मुझे ये बताओ, मद्रास के अंदर कॉटन की खेती क्यों, और आज के टाइम पे भी कॉटन जनरली महाराष्ट्र में मतलब क्यों प्रेफर करी जाती है? कॉटन के लिए कैसा सॉइल चाहिए होता है ब्लैक सॉइल, है ना। और क्या पानी चाहिए होता है कॉटन की खेती के लिए? नाम मात्र को, नाम मात्र को, मतलब ना के बराबर बिल्कुल, है ना। और क्या वो एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में कॉटन उग जाती है आराम से, सूखे वाले इलाके? अर्पित, एरिड और सेमी एरिड का मतलब होता है सूखे वाले इलाके जहां पर ज्यादा नमी नहीं होती, बारिश नहीं होती, उनको कहते हैं एरिड। मैं बता देता हूँ आपको अर्पित, एरिड जैसे ये तो पूरा सूखा, और एक होता है सेमी एरिड, ये जर्नली सूखा, ठीक है। तो बताओ इनकी कहां पर खेती होगी, बताओ, नॉर्थ ईस्ट में खेती हो सकती है क्या कॉटन की? हम्म, मौसिनड्रम में हो सकती है? क्यों, मौसिनड्रम को क्या बोला जाता है, कौन सी प्लेस है दुनिया की वो?
रेनियस्ट वेटेस्ट प्लेस ऑफ द प्लेनेट अर्थ, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ ठीक है। थोड़ा थोड़ा बस मैं आपको हिंट दे रहा था कि ज्योग्राफी या तो सब्जेक्ट के अंदर हमें थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड कैसे रहना चाहिए। खैर ये वाली बातें जो थी क्रॉप्स की, ये हम ज्योग्राफी के अंदर भी करेंगे। एक हमारा ज्योग्राफी के अंदर एक डिटेल्ड आस्पेक्ट का एक चैप्टर आएगा एग्रीकल्चर, उसको हम देखेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन अब ये जो ऊपर इन्होंने रणनीति तो बहुत बढ़िया बना ली, रणनीति बनाने के बाद अब इसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है। तो सवाल यही है, हाउ वॉज दिस टू बी डन। ब्रिटिशर्स ने वैरायटी ऑफ मेथड्स जो थे वो यूज़ करें क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए, जो कि इनको चाहिए तो, जो कि हमें दिख रहे हैं, जूट, टी, शुगर केन, वीट, कॉटन एंड राइस, इसके अलावा ओपीएम एंड इंडिगो, ठीक है। तो हम एक मेथड देखते हैं, एक स्टोरी देखते हैं एक क्रॉप की, ठीक है, और उसके एक प्रोडक्शन मेथड की। टॉपिक लिखा हुआ है हमारा डज कलर हैव अ हिस्ट्री, और यहां पर जनरली बात हो रही है इंडिगो की। यहां पर आपको दो कॉटन प्रिंट्स आपको दिख रहे हैं। एक आपको यहां पर दिख रहा है 20वीं शताब्दी का जो एक कपड़ा है, इस पे जो प्रिंट है इसको कहा जाता है कलमकारी प्रिंट। राइट साइड में जो आपको ये इमेज दिख रही है, ये एक लेट 19वीं शताब्दी का एक प्रिंट है, इसको बोला जाता है मॉरिस कॉटन प्रिंट, ठीक है। मॉरिस कॉटन प्रिंट इंग्लैंड का प्रिंट और कलमकारी प्रिंट हिंदुस्तान का प्रिंट। इस प्रकार के क्वेश्चन लाइक एग्जाम्स लाइक यूपीपीएससी के अंदर आ सकते हैं। लोग ये सोचेंगे कि आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया वगैरह से आए हैं, वहां पर भी दे रखा है कल्चर के एस्पेक्ट में, हम जब पढ़ेंगे टेक्सटाइल्स इन इंडिया के बारे में, ठीक है। लेकिन फिर भी जब यहाँ से मदद हो सकती है तो हमें अपना इतना दिमाग क्यों लगाना कि हम किसी स्टैंडर्ड सोर्स को पकड़ें, ठीक है। और ये ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर एग्जामिनर सोचने पर वो मजबूर कर देता है स्टूडेंट्स को कि यार मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़कर नहीं आया और ये तो वहाँ से क्वेश्चन आ गया। नहीं यार, आर्ट एंड कल्चर की यहाँ पर कोई बात ही नहीं है, ये तो अपने मॉडर्न यूनिवर्सिटी के अंदर दे रखा है वाली चीज़, तो ठीक है कि कलमकारी नॉर्मल सा क्वेश्चन आ जाएगा, नॉर्मल सा, और आधे लोगों की हवा खराब हो जाएगी। कलमकारी प्रिंट क्या है, ये कौन सी कंट्री का है, कैसे यूज़ होता था, क्या बनता था, ठीक है। तो देखते हैं कलमकारी प्रिंट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपकी प्रिलिम्स के अंदर हेल्प हो जाए। जो लेफ्ट इमेज है कलमकारी प्रिंट की, इसको जो बुनाईकार थे जो कि कपड़े बुनते हैं, वीवर्स का मतलब आप जानते ही हो, ठीक है, बुनाईकार जो कपड़े बुनते हैं, आंध्र प्रदेश का ये कपड़ा है। तो ये कपड़ा बेसिकली कहां पर प्रोड्यूस होता था, अगर आपसे वो फिल्म के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि हिंदुस्तान के कौन से कोने के अंदर, कहां पर, आंध्र प्रदेश के अंदर। जैसे अब ये वाली चीज मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपको लग रहा होगा कि आप ऐसे किसी भी टॉपिक को कह दे रहे हो कि ये आ जाएगा वो आ जाएगा, या आप किस बेसिस पे कह सकते हो। देखो बड़ी सारी चीज़ों को बिस में आप जानते होगे जीआई टैग मिलता है, राइट। ऐसे ही आपने सुना होगा कि ये साड़ी के बारे में आपने सुना होगा, ये चंदेरी साड़ी कहाँ की, ये चंदेरी साड़ियाँ कहाँ की हैं, मध्य प्रदेश की। ऐसे ही आपने ये सुना होगा कड़कनाथ चिकन, ब्लैक चिकन, कड़कनाथ का मुर्गा कहाँ का है ये, एमपी का। उसी प्रकार के उसी लिहाज से लोगों को ये लगेगा ये जीआई टैग का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि लोगों का दिमाग और ऐसा जाएगा और वो नर्वस हो जाएंगे कि आर्ट एंड कल्चर तो हम पढ़कर नहीं आए और ये सारी चीज़ें तो कल्चर से रिलेटेड होती है। नहीं यार, हर चीज़ कल्चर से रिलेटेड तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपको आर्ट एंड कल्चर की बुक में ही मिलेगी या फिर नितिन सिंघानिया का आर्ट एंड कल्चर एडिशन पढ़ना है आपको। बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ से भी मेहनत सॉल्व हो जाती है। जैसे वो याद है जिसमें आपको रेन म्यूटिनी जो हमने पढ़ा था इस बुक के अंदर, पहले दूसरे चैप्टर के अंदर, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी जो हुई थी, है ना। अब वो चीज़ मैंने बताया था कि मॉडर्न यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगी जब वो आज़ादी की लड़ाइयाँ वगैरह उस टाइम पर चलती होंगी, एंड में जाकर आएगा वो टॉपिक हमारा। लेकिन यूपीएससी ने क्या मेंस के अंदर जो पूछा, क्या कुछ कुछ एस्पेक्ट उसके प्लेसेस या लोकेशन या मैप बनाकर आंसर नहीं करे जा सकते थे अगर किसी को इतनी भी नॉलेज होती, उस बॉक्स की भी नॉलेज होती तो, है कि नहीं। राइट साइड में आपको एक फ्लोरल फूल वाली एक डिजाइन मिलेगी कॉटन प्रिंट की। इसको डिजाइन और प्रोड्यूस करा गया था विलियम मोरिस के द्वारा। ये एक फेमस पोएट और आर्टिस्ट था 19वीं सेंचुरी ब्रिटेन का। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने करा क्या नहीं करा, ठीक है, कलमकारी प्रिंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है दोनों प्रिंट के अंदर कि यहाँ पर ब्लू कलर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा गया है, जिसको कॉमनली बोला जाता था इंडिगो। देख रहे हो, ये भी ब्लू, ये भी ब्लूइश, ठीक है।
ब्लू जो कलर आपको, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये वाला जो ब्लू कलर है ये आता कहाँ से था, क्योंकि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, क्या कलर की कोई हिस्ट्री रही है आज तक, या फिर कलर हम लोग जो देखते हैं कि कपड़ों वगैरह में हम उनको ऐसे ही फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि इस कलर का भैया कपड़ा निकाल दो, इस कलर की शर्ट निकाल दो, इस कलर की पैंट निकाल दो। लेकिन ये कलर की क्या हिस्ट्री है? जी हाँ, कलर की एक हमारे हिंदुस्तान के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा गंभीर हिस्ट्री है, उसका इतिहास है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को आत्महत्या करनी पड़ी थी ये कलर को प्रोड्यूस करने के लिए, जो अंग्रेज फोर्सफुल प्रोडक्शन करवाते थे इंडिको। इंडिको की एक बात रहती है दोस्तों, क्या बात रहती है? जब भी किसी ज़मीन पर कभी भी इंडिको बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर प्रोड्यूस होती रहे ना, तो वहां पर फिर क्या होता है कि उस ज़मीन की फर्टिलिटी जो है ना, सॉइल की जो फर्टिलिटी है, वो धीरे धीरे खत्म होते 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 एक टाइम के बाद उसकी फर्टिलिटी एक ऐसे फेज पर पहुंचती है जहां पर फर्दर कभी भी नेवर एवर कोई भी क्रॉप जो है उसकी प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती है। अब क्या होता है, जब आप कभी किसी और की चीज यूज कर रहे होते हो ना, तो आप इतने कॉशियस नहीं होते हो, आप इतने केयरफुल नहीं होते, क्योंकि आपको लगता है कि हमारा क्या नुकसान होगा इससे, सामने वाले के ही तो बेड़ा गर्क होगा। अंग्रेज भी कुछ इसी मेंटेलिटी के थे। हिंदुस्तान जो है ना उनका देश, हिंदुस्तानी ज़मीन ना उनके बाप दादाओं की ज़मीन। सिमिलरली यहाँ पर जो भी क्रॉप्स की प्रोडक्शन, या अगर खेत यहाँ पर ख़राब हो रहे हैं, ज़मीन जो है आने वाले सालों के अंदर अनउपजाऊ बन जाएगी। तो जब अर्पित एक बार बताओ, जब इतना सिस्टमेटिक कैलकुलेशन करते थे वो लोग किसी भी एरिया में जाने से पहले कि यहाँ से कितना रेवेन्यू निकल सकता है क्या नहीं निकल सकता, तो उनको ये नहीं पता होगा कि अर्पित क्या मतलब वो मतलब जैसे कहते नहीं है कि क्या बहुत ही ज़्यादा किडिश खेल रहे हैं क्या वो हिंदुस्तानियों के साथ, कि उनको पता ही नहीं है कि भोले बेचारे बच्चे बनकर रह गए शाइनी के, उनको तो पता भी नहीं है कि इंडिको को ज़्यादा टाइम तक उगाया जाए तो सॉइल की फर्टिलिटी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है और फिर वहाँ पर किसी भी तरह की फूड क्रॉप्स की प्रोडक्शन नहीं हो पाती। कि अंग्रेज़ों को इस बात के बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा क्या? उनका क्या जा रहा है, बात यही थी। ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर हम जो इन प्रिंट्स में देख रहे हैं, इसको एक प्लांट से प्रोड्यूस करा जाता था, इंडिको। ठीक है, और ब्लू कलर जो कि मॉरिस प्रिंट्स में यूज करा गया 19वीं सेंचुरी ब्रिटेन के अंदर, इसको जो यूज करा जाता था, हालांकि कपड़ा जो था ये इंग्लैंड के अंदर बनता था, लेकिन इसके लिए जो ब्लू कलर जाता था ना, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था जब हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे, कि क्रॉप्स जो थे वो यहां पर उगाए गए रॉ मटेरियल्स की फॉर्म में, फिर वो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जो कि ब्रिटेन के अंदर लोकेटेड थी वहां तक पहुंचाए गए, क्रॉप्स फॉर यूरोप। तो ये वाली बात इस चीज को सिद्ध करता है कि भले ही यहाँ पर ये जो मॉरिस प्रिंट की बात हो रही है, लेकिन इसके लिए जो ब्लू कलर चाहिए था वो ऐसे इंडिगो प्लांट से कल्टीवेट होकर आता था जो कि इंडिया के अंदर लोकेटेड थे। और उस जमाने के चलते चलते आप ये देख लो कि ये अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों की नाक में कितना दम कर रखा होगा, हमारी कितनी सारी ज़मीन को, उपजाऊ ज़मीन को अनउपजाऊ बनाने के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल थे। कि भारत को उस जमाने के अंदर एक टैग मिल गया दैट इंडिया बिकेम द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड। ठीक है, फायदा होगा तभी तो ये करते होंगे ना। इंडिगो का एक बारी प्लांट दिखा देता हूं मैं आपको। इसका साइंटिफिक नेम दे रखा है इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया। ये होता है इंडिगो का प्लांट, कुछ ऐसा। इसमें से जो इसके बीज निकलते हैं ना, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ पहले। इंडिगो सीड्स, इंडिगो प्लांट के सीड्स ये होते हैं। ठीक है, इसी से प्रॉपर करके डाई वगैरह बनती है, और ये कुछ ऐसे बनती है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इंडिगो काफ़ी हार्मफुल भी हो सकती है। कहते हैं इसकी अगर गोलियां 3-4 अगर ह्यूमन बीइंग कंज्यूम कर ले तो दम घुट के इमिडिएटली उसकी मौत हो जाती है। ठीक है, होता क्या है, आपने ये प्लांट लिया, इसके जो बीज वगैरह या फिर इससे जो भी मतलब जो प्रोड्यूस हुआ, गोलियों जैसी फॉर्म में वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगर वो प्रोड्यूस हुआ,
उसके बाद उसका चूरा बना बना के ना उसको पाउडर बनाया जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो, ये इंडिगो है, इसको पूरा का पूरा इस प्लांट को पकने दिया, मतलब पूरा अच्छे से ये ग्रो हो गया। उसके बाद इसकी लीव्स और इसके जो भी सीड्स वगैरह या जो भी इससे जो प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद ये एक पाउडरी फॉर्म में हमें ये वाली चीज़ मिली। पाउडरी फॉर्म में जाने के बाद इसको नीड के हिसाब से कि कितना कपड़े की क्या क्या कलरिंग करनी है, उसके हिसाब से इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करा गया। फिर ये बड़े बड़े ड्रमों के अंदर डाला जाता है। फिर वहाँ पर कपड़ों के या तो धागे के रेशे वगैरह डाल दिए या डायरेक्टली कपड़े ही डाल दिए। कोई भी एक वाइट कलर की प्रिंट की शर्ट वगैरह या कुछ भी प्रोड्यूस हुई है, एक बड़ी सी हौदी या नदी अगर आप कह लो, वहाँ पर नदी कह रहा हूँ सॉरी, एक हौदी या बड़ा सा एक जो टैंकी होती है, उसके अंदर आपका डिपेंड करता है कि बिजनेस कितना बड़ा है, उस चीज़ को लिहाज से लेकर थोड़े छोटे छोटे ड्रम्स या कुछ आपको रुमाल प्रिंट करने या कुछ भी करना है अगर ऐसा। जैसे अभी सफ़ेद कपड़ा है, अभी इसके अंदर डाल रहा है इंडिगो के अंदर, ठीक है, बार बार सुखाएंगे, कुछ कुछ दिन तक बार बार डालेंगे, बार बार सुखाएंगे, बार बार डालेंगे। ये चीज़ होते होते जो है आपके कपड़ों के आपको टेक्सचर्स एंड कलर जो हैं वो फिर मिलने लगते हैं कुछ इस प्रकार से, कुछ ऐसे। और फिर ये कपड़े जो हैं ये प्रॉपर तरीके से सप्लाई वगैरह होने जाते हैं। और अब आप समझ गए होंगे कि ये वाली चीज़ें जो मैंने आपको पूरे के प्रॉपर जो स्टेप्स दिखाए, इस इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ब्रिटेन उस टाइम पर करते क्या थे। और फिर ये जो अगर आप इमेजिन कर लो कि ये एक ब्रिटिश पैटर्न का ये क्लोथ है, तो ये बिकेगा ब्रिटेन के हाई फाई दुकानों के अंदर, या फिर वहाँ से एक्सपोर्ट होगा ये कपड़ा, या फिर ये जो मटेरियल यूज़ हुआ है या जो धागे यूज़ हुए हैं या जो सूती कपड़ा है या कुछ भी करके। लेकिन इससे पूरा का पूरा फायदा कि एक क्रॉप को उगवाने से जो ये कपड़ा पूरा का पूरा बन पाया, इसकी जो डिमांड हुई, इस कलर की जो डिमांड, जैसे मान लो कि इसने जो स्कार्फ पहना हुआ है या कोई भी ये चीज़ है, डिफरेंट डिफरेंट ब्लू के जो शेड्स हैं, ये सारे के सारे मान लो कि इंडिगो से हैं। और इंडिगो प्लांट जो है प्रॉपर तरीके से उस टाइम पर जो है वो फोर्सफुल तरीके से जो है बोला जा रहा है कि जो हिंदुस्तान के जो फार्मर्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे। कुछ ऐसे होता है ये, ठीक है, पत्तियाँ वगैरह आई तो उसको ड्राई कर करके उससे निकालना, ठीक है, ये उसकी खेती। ये अलग अलग कंट्रीज़ का है, लेकिन मैं बस आपको एक स्टोरी फॉर्म में दिखाना चाहता था। ये है कि दिस वॉज हाउ इंडिगो प्लांट वॉज कल्टिवेटेड इन इंडिया। क्या ये कहानी आपको समझ में आई अच्छे से यहाँ तक? बताओ, पूरी क्लियर? इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।